दोस्तों नमस्कार। BS ऑनलाइन एसटीडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कल के क्लास में हमने समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, उसके उद्देश्य एवं प्रक्रिया क्या हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा एवं विशिष्ट बालकों के प्रकार के विषय में चर्चा की। आज के इस क्लास में हम निर्देशन क्या है, निर्देशन के प्रकार, परामर्श की विधियाँ, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं तथा संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। निर्देशन देखिए, निर्देशन के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। उनमें ऐसी क्षमताओं का विकास किया जाता है कि वे अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकें। निर्देशन के प्रकार, निर्देशन के तीन प्रकार हैं। निर्देशन के तीन प्रकार हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत निर्देशन, नंबर 2 सामूहिक निर्देशन, नंबर 3 व्यावसायिक निर्देशन। देखिए व्यक्तिगत निर्देशन, इसके अंतर्गत छात्र का बुद्धि परीक्षण करके, साक्षात्कार करके, उसकी शैक्षिक उपलब्धियों का परीक्षण करके उसे व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया जाता है। सामूहिक निर्देशन, सामूहिक निर्देशन क्या है? सामूहिक निर्देशन विधि यह सबसे लोकप्रिय विधि है। इसमें छात्रों को सामूहिक रूप में निर्देशित किया जाता है, इसलिए कम समय कम खर्च लगता है। तीसरा है व्यावसायिक निर्देशन विधि। इस विधि में छात्रों को पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यवसाय की भी शिक्षा दी जाती है। उन्हें कारखानों व व्यावसायिक केंद्रों पर भ्रमण कराया जाता है व्यावसायिक शिक्षा में। अगला है परामर्श। देखिए परामर्श क्या है? परामर्श या काउंसलिंग के लिए छात्र और परामर्शदाता में घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। परामर्श प्रक्रिया में साक्षात्कारों की एक लंबी श्रृंखला आयोजित की जाती है। इसकी अनेक विधियां हैं। नंबर 1 स्वीकृति विधि, नंबर 2 पुनरावृत्ति विधि, नंबर 3 स्पष्टीकरण विधि, 4 विश्लेषण विधि, 5 नेतृत्व विधि। देखें स्वीकृति विधि अर्थात परामर्शदाता छात्र को उसी रूप में स्वीकार करे जिस रूप में वह है, तभी छात्र उस पर विश्वास करेगा। किस पर? परामर्शदाता पर। पुनरावृत्ति विधि दूसरी है। स्पष्टीकरण, कन्फ्यूजन को स्पष्ट करना या सकारात्मक स्पष्टीकरण विधि में। विश्लेषण विधि, यह समस्या का विश्लेषण, इस विधि में समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। नेतृत्व विधि। आगे देखिए दिव्यांगों के लिए परामर्श एवं निर्देशन का महत्व। परामर्श व निर्देशन के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की हीनता की भावना को समाप्त किया जा सकता है। किसके माध्यम से? परामर्श व निर्देशन के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की हीनता की भावना को समाप्त किया जा सकता है। देखें दिव्यांग बच्चों में शारीरिक समस्याओं के साथ साथ तमाम मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे हीनता की भावना, निराशावादी, उपेक्षित महसूस करना इत्यादि। परामर्श एवं काउंसलिंग के माध्यम से वे अपनी इन समस्याओं पर विजय पा सकें, अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकते हैं। कौन? ये जो दिव्यांग बालक होते हैं। निर्देशन व परामर्श से उनमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पैदा की जा सकती है।
जैसे उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए। आगे देखिए, अध्यापक इस तरह का कथन कह सकता है कि रानू तुम भी अपनी बैसाखी लेकर खेल के मैदान में आ जाओ। अगली टॉपिक है परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं। नंबर 1, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर 1947 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश की। यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के अधीन है। इसमें एक निर्देशक और अन्य मनोवैज्ञानिक होते हैं। इसमें क्या है? एक निदेशक और अन्य मनोवैज्ञानिक होते हैं। इस संस्था का उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने के लिए परामर्श और निर्देशन देना है। यह संस्था प्रशिक्षण भी देती है और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाओं का आयोजन भी कराती है। कौन? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश। अगला है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। देखिए, अपनी सेवाओं को सर्वसुलभ बनाने के लिए और उनका विस्तार करने के लिए इलाहाबाद मनोविज्ञानशाला में मंडल स्तर पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। ये केंद्र छात्रों का मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श देते हैं। ये व्यावसायिक परामर्श भी कहलाते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डायट। इसे क्या कहा जाता है? डायट। इसे डायट कहते हैं। वैसे तो इसका मुख्य कार्य अध्यापकों को प्रशिक्षण देना है, लेकिन इन संस्थाओं में मनोविज्ञान विभाग भी होते हैं जो शिक्षकों और छात्रों को मनोवैज्ञानिक परामर्श भी देते हैं। अगला है ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति क्या है? ये समितियां पंचायतों के अंतर्गत गठित की जाती हैं। इनका मुख्य कार्य अभिभावकों को प्रेरित करना कि वे बच्चों को स्कूल भेजें। किसका? ग्राम शिक्षा समिति का यह मुख्य उद्देश्य होता है कि वह बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करें और जिससे अभिभावक प्रेरित होकर के अपने बच्चों को स्कूल तक भेजें। शिक्षा के प्रबंधन में सहायता करना और विद्यालय भवन के निर्माण तथा विद्यालय के निरीक्षण का कार्य भी ये समितियां करती हैं। कुल मिलाकर यह स्मरण रहे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के प्रबंधन के लिए आम जनता को जोड़ने पर बल दिया गया। इसमें गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया। आम जनता को जोड़ने के लिए स्थानीय निकायों या पंचायतों की भूमिका को स्वीकार किया गया। अगला है जिला चिकित्सालय। देखिए, जिला चिकित्सालय, इन चिकित्सालयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति होती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समुचित उपकरण उपलब्ध कराती है। इन बच्चों का परीक्षण करती है। इन्हें अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। कौन? जिला चिकित्सालय। ये प्रदेश के प्रत्येक जिले में होते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? एक प्रश्न ये भी उठता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण करके,
प्रतीकात्मक सोच के द्वारा, स्मृति एवं संवेदना के द्वारा और अनुभव के द्वारा ये बच्चे सीखते हैं। बच्चों के सीखने की नीतियाँ क्या हैं? अन्वेषण विधि, दत्त कार्य नीति। अन्वेषण विधि क्या है? इस विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। इनका कहना है कि किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है, अर्थात अन्वेषण का अर्थ खोज है। खोज से छात्रों को सिद्धांतों और तथ्यों की खोज करके स्वयं सीखना चाहिए। इस तरह इस नीति से छात्र की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, छात्रों की क्रियाशीलता, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता बढ़ती है। क्या होता है? छात्रों की क्रियाशीलता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। दत्त कार्य नीति, इसे अंग्रेजी में असाइनमेंट की नीति भी कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे असाइनमेंट में विभाजित कर दिया जाता है और इसे निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस नीति से छात्रों में स्वयं कार्य करने की आदत पड़ जाती है और इसमें शिक्षण के सैद्धांतिक, प्रदर्शन और प्रायोगिक तीनों पक्ष समाहित होते हैं। किसमें? दत्त कार्य में। अनुवर्ग नीति क्या है? अनुवर्ग नीति देखिए, इसे ट्यूटोरियल नीति भी कहा जाता है। कौन सी नीति? इसे ट्यूटोरियल नीति भी कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है और हर शिक्षक समूह के पास पहुंचकर समूह की समस्याओं की खोज करता है और इन्हें हल करने में मदद करता है। इस विधि को गहन शिक्षण का माध्यम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पढ़ाई संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई संबंधी आवश्यकताओं पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रायोजना नीति। प्रायोजना नीति क्या है? यह प्रोजेक्ट नीति भी कहलाती है। इसके खोजकर्ता किलपैट्रिक हैं। इस नीति के अंतर्गत छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र से उस समस्या का हल निकालने के लिए कहा जाता है। किसी विषय पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसके कई चरण होते हैं, कुल मिला के 4 चरण। तो 4 चरण कौन कौन से हैं देख लीजिए। 4 चरण: प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन। प्रोजेक्ट जैसे विद्यालय का सौंदर्यीकरण है। प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना माने वाटिका का आकार, लगाए जाने वाले पौधों के नाम, कौन कौन से पौधे लगाए जाएं, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन। इस तरह प्रोजेक्ट नीति में छात्र सक्रिय रहता है और करके सीखता है, उसे अपने उत्तरदायित्वों का बोध होता है। अगली नीति है प्रदर्शन नीति। प्रदर्शन नीति क्या है? शिक्षक पढ़ाते समय प्रदर्शन करता जाता है और बच्चे इसे देखकर सीखते जाते हैं। इससे बच्चों की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। यह छोटी कक्षाओं के लिए प्रयुक्त विधि है। इसके लिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। अगला है समस्या समाधान नीति। समस्या समाधान में 3 बातें निहित होती हैं। पहला है लक्ष्य। एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। और तीसरा है चिंतन मनन द्वारा इस बाधा को दूर कर लिया जाता है। इसके संबंध में स्किनर महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं स्किनर?
समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय पाने की एक प्रक्रिया है। समस्या समाधान प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। नंबर 1, समस्या का ज्ञान या पहचान करना, विभिन्न विकल्पों या प्रस्तावों पर विचार, विकल्पों का चुनाव या उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संग्रह, योजना का क्रियान्वयन, निष्कर्ष एवं मूल्यांकन, दूसरों के परिणामों की सूचना। इस तरह से कुल मिलाकर समस्या समाधान की विधि बालक को एक मनोवैज्ञानिक अन्वेषक बनाती है, अर्थात बालक को वैज्ञानिक अन्वेषक खोजकर्ता बनाती है। वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगता है और इससे उसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। अगला है संप्रेषण क्या है। देखिए, संप्रेषण सीखने और सिखाने की प्रक्रिया प्रभावी संचार पर निर्भर करती है, क्योंकि संचार से अध्यापक और छात्र के बीच संबंध स्थापित होता है, अधिगम स्थानांतरण होता है, तीसरा व्यवहार में परिवर्तन आता है और चौथा है बोध की क्षमता बढ़ती है। किससे? संप्रेषण से। संप्रेषण से अध्यापक और छात्र के बीच संबंध स्थापित होते हैं, संप्रेषण के माध्यम से अधिगम स्थानांतरण होता है, संप्रेषण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आता है और संप्रेषण के माध्यम से बोध की क्षमता बढ़ती है। संप्रेषण के चरण कितने हैं? देखिए, संप्रेषण के चरण: संदर्भ, फिर प्रेषक, प्रेषक के बाद है कूट संकेतन, मैसेज, माध्यम, सूचना की व्याख्या। किसकी? सूचना की व्याख्या। फिर इसका मतलब डिकोडिंग, सूचना की व्याख्या मतलब डिकोडिंग, ग्राही अर्थात रिसीवर जो ग्रहण करने वाला होता है, फिर ग्राही से प्रतिपुष्टि, इनकोडिंग, फिर मैसेज, माध्यम, सूचना की व्याख्या, फिर ये पहुंच जाता है प्रेषक के पास। ठीक है, तो ये एक प्रकार से संप्रेषण के चरण की एक सर्किल है। आगे देखिए, कोई भी संप्रेषण तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक प्रतिपुष्टि प्राप्त न हो जाए। प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या होना चाहिए? प्रभावी संप्रेषण के लिए सक्रिय रूप से सुनना जरूरी है। प्रभावी संप्रेषण के लिए सक्रिय रूप से सुनना जरूरी है। इसके बाद प्रभावी ढंग से बोलना, फिर किसके नियम का पालन भी जरूरी है। किसके नियम का पालन भी जरूरी है। कीप इट इन शॉर्ट एंड सिंपल का संक्षिप्त रूप है किस। कोलाहल, माध्यम और भाषा संबंधी बाधाएं नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। संप्रेषण के प्रकार, एक है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रकार, लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण। अशाब्दिक संकेतों के माध्यम से संचार, जैसे बाथरूम आने पर बच्चे कनिष्ठिका दिखाते हैं इत्यादि। इस प्रकार से दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि
वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।